हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि लास्ट का समय जब आता है तो हम लोगों के अंदर एक अलग ही एनर्जी एक्टिवेट होती है पढ़ने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने 2017 से लेकर के 2024 तक के सारे पेपर जो हुए हैं विज्ञान के, उनमें से हम लोग मैक्सिमम सारे के एमसीक्यू और सारे के अति लघुत्तरी वाले प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। हालांकि कुछ लोगों का होगा कि लघुत्तरी क्वेश्चन भी करा दें तो इतनी लंबी क्लास हो जाएगी कि ना आपको देखने में मज़ा आएगा और ना ही उतनी लंबी क्लास मुझे इतनी बोरिंग लगेगी आपको पढ़ाने में। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी ये वाला पढ़ लेते हैं, देन मैं बाद में इंपॉर्टेंट कोई 10 से 15 लघुत्तरी प्रश्न आपको करवाऊंगा जिनसे 100% क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं अभी शुरुआत अपनी 2018 के पेपर से। 2017 का पेपर मैंने लास्ट में एमसीक्यू लगाया है, बाद में करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा होता है। तो जब घड़े में पानी रखा जाता है तो वो वाष्पन विधि द्वारा ठंडा होता है। क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, नंबर पे मत जाइएगा। एजुसेट पूछा जाए क्या है, तो एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए पत्ती में पाया जाने वाला रंध्र जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो निचली सतह पर होता है, पत्ती में ही, ठीक है। आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि दाब जो है वो अधिक होता है, तो पहले तो बताओ दाब बराबर होता है प्रेशर इज इक्वल टू F/A। एरिया पे सापेक्ष लगने वाला, एकांक क्षेत्रफल के सापेक्ष लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, एक बात और समझिएगा कि अगर ये क्षेत्रफल का मान हम लोग कम करेंगे तो उतना ही हमारा दाब का मान बढ़ेगा, उतना ही दाब का मान बढ़ जाएगा। तो आपके दिमाग में ये आया होगा कि हम लोग यहाँ पे बैठेंगे तो ज़्यादा जगह घेरेंगे, एक पैर पे खड़े होंगे, दो पैर पे खड़े होंगे, लेटेंगे तो लेटने में तो भाई बहुत जगह घिरेगी, तो मान बहुत कम आएगा। दो पैरों पे खड़े होंगे, एक पैर पे खड़े होंगे, बैठेंगे तो बैठने में भी ज़्यादा जगह जाएगी, दो पैरों पे खड़े होने पे भी ज़्यादा जाएगी। एक पैर पे खड़े होंगे तो कम एरिया घेरेंगे, छोटा सा पैर होगा उतना रखेंगे। इस सिचुएशन पे भैया दाब जो है वो ज़्यादा लगेगा। बात समझ में आ रही, हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल भैया, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है, आपकी एक्टिव लर्निंग के लिए। तो कार्बन किसमें नहीं पाया जाता भैया? रोटी में होता है, चीनी में भी होता है, क्योंकि इसमें जंतु चारकोल मिलाया जाता है उसको वाइट करने के लिए, शुगर चारकोल में। और नमक का अगर देखा जाए तो नमक NaCl होता है, इसमें हमारा कार्बन नहीं होता है, ठीक है भाई, इसमें कार्बन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। अगले नंबर पे देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इतनी बार ये पूछा जा चुका है। 2017 में भी पूछा गया है, 2018 में पूछा गया, फिर 2022 में पूछा गया। रेगिस्तान का जहाज़ किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज़ जो होता है भैया, किसे हटा के यहाँ लिख देंगे, ऊँट को कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ क्यों कहा जाता है लघुत्तरी में, तो आप बताओगे इसके गद्देदार पैर होते हैं जो इसको रेगिस्तान में चलने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसके ऊपर जो कुबड़ में जो चर्बी जमा होती है उसमें ये वाटर को स्टोर कर लेता है और धीरे धीरे उसका प्रयोग करता है, तो काफ़ी समय तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दिया है कि जीवाणु द्वारा प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक दवाओं के नाम लिखिए। कई लोगों ने इसमें पता क्या करवा दिया है, एक तो इन्होंने मतलब लिखवाया है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक लिखवा दिया है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन नहीं है तो आप टेट्रामाइसिन लिख सकते हैं या फिर टेट्रासाइक्लिन लिखिए, सबसे बेटर है। आप लिखिए टेट्रासाइक्लिन। ये 2 प्रतिजैवी दवाएं हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो जीवाणुओं से प्राप्त होती हैं। चलिए अगले नंबर पर क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श रक्तदाब कितना होता है। तो आदर्श रक्तदाब आप लिखेंगे 120/80 mmHg होता है, यानी मिलीमीटर हाइड्रागेरम, यानी पारे का ताप होता है पर मिली के लिए, जो पारा उस पर एक्टिव होता है, ठीक है। ये आदर्श ताप होता है, आदर्श दाब होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे, अगर हम रक्तदाब को मापने के यंत्र का नाम आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा उसका नाम होता है स्फिग्नोमीटर। मीटर। तो आपको लिखना है कि आदर्श रक्तदाब का मान 120/80 mmHg होता है तथा रक्तदाब को मापने के यंत्र का नाम स्फिग्नोमीटर होता है। इस तरीके से तो आप इसे बना करके खुद भी लिख सकते हैं भैया, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह्य होती है, मतलब कब तक वो सुन सकता है। आप लिखोगे मनुष्य की श्रवण क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक सुनने योग्य होती है, सुहाग्र होती है, ठीक है। जो इसने लिखा सुग्राह्य होती है, आप वो लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या कारण है कि किसी गुब्बारे में अगर वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वो ऊपर की ओर उठने लगता है। आप लिखोगे किसी गुब्बारे में उसमें वायु से हल्की गैस भरकर उसे छोड़ने पर वह ऊपर इसलिए उठने लगता है। क्या लिखोगे यहाँ पे? उठने
ऊपर ऊपर के बाद लिखे यहाँ पे इसलिए उठने लगता है क्योंकि उस गैस का घनत्व वायु से कम होता है। अगर किसी का घनत्व भैया वायु से कम है तो वायु कन्फर्म उसको ऊपर बढ़ेगी। और कौन सा बल लगेगा उस पर, ये भी याद रखना भैया। वो बल जो लगेगा उसको बोलेंगे हम उत्प्लावन बल। जो आपको याद होगा कि अगर कोई पानी होता है कि पानी भरा रखा है कहीं पे, और इस पानी के अंदर अगर हम लोग कटोरी को ऐसे छोड़ें तो कटोरी को नीचे दबाओ, लेकिन वो कटोरी को ऊपर की तरफ पानी धक्का देगा, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी मैटर करती है वहाँ पे, वो ऊपर की तरफ इसको धक्का देता है, प्लावन बल होता है वो। इसी तरीके उत्प्लावन बल आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार हल्का घनत्व वाले को ऊपर के लिए फेंकता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा ये लिखो, आप दुनियादारी से आपको क्या मतलब, ये छोड़ो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखो, बात खत्म है। ठीक है, आगे आ जाएं भैया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 11वां हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है अति लघु उत्तरी का। ठीक है, 12 से हमारे फिर लघु उत्तरी आते हैं, 18 तक 6 क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? आप लिखोगे भैया चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। अब बड़े ध्यान से सुनना, नाम सुन के हमें लगेगा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ें नहीं दिखेंगी, उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेंगी। और यही अगर पूछा जाए दूर दृष्टि दोष तो 25 सेंटीमीटर से पास की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। और अगर यही भैया दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, तो आप बोलोगे फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी उत्तल लेंस की। किसकी? उत्तल लेंस की। बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताएंगे। तो बोलेंगे भैया 2018 का पेपर पूरा रट गया है, 2019 के पेपर की बात करने वाले हैं, 3rd सेमेस्टर और विज्ञान। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं भैया क्वेश्चंस क्या पूछे गए। पहला आपसे पूछा गया कि हरित लवक जो है वो पाया जाता है। अच्छा, हरित लवक किस में पाया जाएगा, तुम बताओ। हरित लवक जो है वो किस में पाया जाएगा? आप बोलोगे भैया हरित लवक मतलब हरे कलर के लवक पाए जाते हैं। किस में पाए जाएंगे? वनस्पति जो होती हैं, पेड़ पौधे, उन्हीं में तो पाए जाएंगे। कई तरीके के शैवालों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल, क्योंकि बेल बजी थी तभी तुमने फ़ोन उठाया था ना। आगे भैया देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हीरा होता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप। अक्रिस्टलीय रूप, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं भी आगे क्वेश्चन आएगा आपको बताऊंगा। लिखा है कि द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कोई द्रव है, उसे गर्म करो वो गैस में बदलने लगे, मतलब वाष्प में बनने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे। नाम से ही पता चल जाएगा। आगे दिया गया चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला विषाणु कौन सा होता है? राइजोबियम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताइए, जो चना होता है इसमें किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला पाई जाती है कि अपस्थानिक पाई जाती है? कि अपस्थानिक पाई जाती है। दूसरी चीज़ बताइएगा, जो चना होता है या जो मटर है, जो चना है, वो किस प्रकार की फसल है? ठीक है, 3 तरीके की पड़ी है ना भैया, रबी होती है कि खरीफ होती है कि जायद होती है? ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा? आप बोलोगे भैया अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सबसे पहला क्या होगा? अत्यधिक गर्मी पड़ने लगेगी, गर्मी अत्यधिक होने लगेगी, गर्मी होने लगेगी, उमस जिसे बोलेंगे, एक तरीके से ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊष्मा बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो बोलोगे भैया कोई 1-2 कारण लिखने, तो आप एक और लिख दो कि हिमालय की बर्फ़ जो है वो तेज़ी से क्या होगी? पिघलेगी। हिमालय की बर्फ़ जो है वो तेज़ी से पिघलेगी। तीसरा लिखोगे तो जो हिमालय के किनारे के जो क्षेत्र हैं वो सारे डूब जाएंगे, वहाँ पे क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी भैया। क्या आ जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। उसके पानी जो वहाँ से गलेगा हिमालय की चोटियों से, जो बर्फ़ पिघलेगी वो क्या करेगी? आसपास के जो उसका साम्राज्य, जो संस्कृति फैली हुई है वो सारी की सारी बहा देगी। क्या कर देगी? बहा देगी। तो आसपास के इलाकों में क्या होगा? जल का भराव हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को लिख सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जड़ किसे कहते हैं? पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? आप बोलोगे भैया सिंपल सी बात है, जड़ किसे कहते हैं? पहले तो ये लिखो। आप बोलोगे कि भूमि के अंदर वाला भाग जो होता है किसी पेड़ का, ठीक है, किसी पौधे का भूमि का अंदर का भाग, भूमि के अंदर स्थित भाग जो है उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, पहली चीज़। और पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की? आप बोलोगे भैया 2 प्रकार की हमने पढ़ी, एक तो हमने पढ़ी मूसला और एक पढ़ी अपस्थानिक। तो
तो ये मूसला हो गई, ये अपस्थानिक हो गई, बात खत्म हो गई। बस इतना सा आंसर था। पूछा जा रहा है कि कैंची जो है वो किस प्रकार का उत्तोलक है, जल्दी से बताइए कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। आप बोलोगे भैया कैंची में तो मुझे याद है इस तरीके की एक संरचना होती है कैंची की, जिसमें बीच में होता है आलंब, और अगर आलंब बीच में होता है तो वो होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। किस तरीके का? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तो आप बोलोगे भैया कैंची जो है ये प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। किसका बोलोगे? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अच्छा, कितने लोगों को याद है, आपने ये वाले आई थिंक देख लिए होंगे सारे क्वेश्चन, मैं ये बिगाड़ देता हूँ और मैं यहीं आपको एक बार ये वाली चीज़ें क्लियर करता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें फर्स्ट पूछा, किसी में सेकंड आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे 3 श्रेणियों के उत्तोलक हैं, एक तो फर्स्ट श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी और एक तृतीय श्रेणी। इसमें याद रखो इस तरीके से होता है, एक तरफ भार होगा, एक तरफ आयास होगा, बीच में आलंब होगा, बीच वाला मेन होता है। दूसरा वाला होगा जिसमें बीच में बल होगा या आयास होगा, और तीसरा वाला होगा जिसमें बीच में भार होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बीच में भार है तो आप बोलोगे ये हो जाएगा सेकंड टाइप का, सेकंड टाइप का। अगर बीच में मेरा बल है, क्या है भैया? बीच में बल है, यहाँ पे फोर्स है F। अगर बीच में मेरा बल लगता है तो बोलोगे भैया ये हो जाएगा थर्ड टाइप का। और अगर भैया हम फर्स्ट टाइप का पूछे तो बीच में आलंब होता है, ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप का। तो इसमें मेरा कैंची आ जाएगा, ठीक है, हैंड पंप आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? बोलोगे भैया इसमें एक तो कैंची आ जाएगा, कैंची, और एक हैंड पंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैंड पंप आ जाएगा। अच्छा, द्वितीय श्रेणी पूछा जाए जिसमें बीच में बल होता है, बीच में बल होता है, आप बोलोगे भैया बीच में बल तो मतलब चिमटा जो होता है, चिमटा देखा है? जो चिमटा होता है वो कौन से श्रेणी का होता है? लेकिन चिमटा में बीच में बल कहाँ? चिमटा में तो भार होगा, सॉरी, चिमटा तो मेरा तृतीय श्रेणी का हो जाएगा ना, चिमटा तो तृतीय श्रेणी का हो जाएगा। तो हाँ, तृतीय श्रेणी तो था यार, ये बीच में बल ये थर्ड होता है ना तृतीय श्रेणी का, तो ये चिमटा हो गया। और भैया बताओ जरा, और कोई याद दिलाओ। अच्छा, मैं अगर आपसे कहूँ, ध्यान से सुनिएगा, या फिर इस चीज़ को मैं आपसे अलग से पूछ रहा हूँ, इसको छोड़ दो, ये चिमटा हो गया, ठीक है। इसका सेकंड टाइप का एक बता दूँ, सेकंड टाइप का जिसमें बीच में भार होता है। एक एग्जांपल बताओ। बोलोगे भैया जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, वो नींबू निचोड़ने वाली मशीन होती है, वो हो जाएगी। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। फर्स्ट में कौन आ जाएगा? जिसमें आलंब बीच में होगा, कैंची और हैंड पंप हो गया। सेकंड में कौन आ जाएगा? जिसमें बीच में बल होगा, वो सेकंड नंबर पे जिसमें बीच में बल होगा, यानी वो थर्ड श्रेणी का उत्तोलक होगा। बीच में बल मतलब थर्ड का। बीच में भैया कितने बल के कितने नियम हैं? बल के नियम है 3, तो ये 3 याद रखो, ऐसे बल के नियम है 3। बीच में बल होगा तो 3 का हो जाएगा, भार 2 का हो जाएगा और आलंब फर्स्ट का हो जाएगा। भार के लिए नींबू निचोड़ने का मशीन हो गया, चिमटा आपका हो गया थर्ड का, और भैया कैंची हो गया और हैंडपम्प हो गया आपका फर्स्ट का। ये बात आपको समझ में आई होप आ गई होगी। लेकिन अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो इतने से काम नहीं बनेगा। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जल्दी से आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे ये कंफर्म करिए आप कि आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। भैया बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो इंसान होता है, जो इंसान है या मनुष्य है, उस मनुष्य का जो हाथ है वो किस तरीके का उत्तोलक है? ऐसा हाथ होता है हम लोगों का, ये हथेली हो गई, ये हमारा आलंब होता है। क्या होता है? कोहनी जो होती है हमारी, कोहनी हमारी आलंब होती है। और यहाँ से हम भार लगाते हैं, यहाँ से हम बल लगाते हैं, यहाँ से हम बल लगाते हैं, जो हमारे बाइसेप्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? बाइसेप्स होते हैं। और ये हमारे लिए भार उठाने के लिए हो गया, हथेली से हम भार उठाते हैं। तो ये किस तरीके का उत्तोलक दिख रहा? तो सबके दिमाग में आएगा कि बीच में भैया आलंब है, तो ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया। किस तरीके का हो गया? ये प्रथम तरीके का। लेकिन तुम दिमाग लगाओ यहाँ पे, जब तुम किसी भार को उठाते हो तो तुम्हारा कंधा यहाँ पे होता है, बाइसेप्स ये होते हैं, ये पीछे होती है, और ये उठा रहे होते हो। तो देखो आलंब यहाँ पे आ चुका है, भार यहाँ पे आ चुका है, और ताकत यहाँ से लग रही है, जो कहाँ पे है? बीच में। तो अब ध्यान से देखो, तो बीच में आ गया है भैया बल। बीच में क्या आ गया? और जैसे ही बीच में मैंने बल को देखा, जैसे ही मैंने बीच में बल को देखा, तो किस तरीके का हो गया भैया? ये जल्दी से बताओ। मैंने इतनी हिंट दे दी, ये आंसर मैं पूरा कंफर्म नहीं बताने वाला हूँ। बल बीच में हो गया, मैंने तुम्हें इतना बता दिया बस। बल जो है वो बीच में हो गया। किस में होता है बल बीच में? बोलो यार जल्दी। तो बोलोगे भैया ये हो गया तृतीय श्रेणी का। कौन सा हो गया? तृतीय श्रेणी का। तो अगर कोई पूछे कि हाथ से जब हम लोग किसी चीज़ को उठाते हैं तो कौन से आलंब में काम करते हैं, मतलब कौन से उत्तोलक की तरह काम करते हैं अपने मनुष्य अपने हाथ का? तो मनुष्य अपने हाथ का प्रयोग करता है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक टाइप का। ठीक है, याद रहेगा। चलो ओके भैया, अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ जो पूछा गया है। ये रिलेटेड जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर कुछ घुमा के पूछा जाए आपसे हो जाए। पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग बता सकते हैं आप भैया, ठीक है।
किसी सामान को लाने में, बास्केट बनाने में, प्लास्टिक के खिलौने बनाने में, बहुत सारे लिख सकते हो ये आप अपने हिसाब से, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा उसमें टफ नहीं है। अगला दिया दूरदृष्टि दोष में उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है। भैया कौन सा दूरदृष्टि दोष, याद करो जरा, इसमें उत्तल लेंस लगता है। निकट दृष्टि दोष में भी कौन सा लगाया था हमने, अवतल लेंस लगाया था। और दूरदृष्टि दोष का नाम कुछ और है लेकिन काम कुछ और है। आपको पता है ना क्या काम होता है, नाम है दूरदृष्टि दोष, मतलब 25 सेंटीमीटर से पास की वस्तुएं इसको नहीं दिखेंगी, ठीक है ना, उल्टा काम करता है नाम के हिसाब से। 11वां क्वेश्चन भैया क्या है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। आप बताओ भैया कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए, जैसे ही मैंने मरुस्थलीय वातावरण देखा मेरे दिमाग में आया ऊँट। क्या आया, ऊँट। रेगिस्तान का जहाज इसी को तो कहते हैं। मैंने बताया क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत बार पूछा गया है। तो भैया बोलोगे यहाँ पे कि ऊँट जो है वो मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है, और क्यों में आप लिखोगे, क्योंकि इसके पंजे जो होते हैं, इसके पंजे होते हैं वो होते हैं गद्दीदार। कैसे होते हैं, गद्दीदार, जो मरुस्थल में, मरुस्थलीय वातावरण में चलने में आसानी होती है। इसको क्या होती है, चलने में आसान या सहायक होते हैं। साथ ही साथ आप लिखोगे ये कई दिनों तक बिना पानी के भैया क्या करता है, रह सकता है। तो इस वजह से मरुस्थलीय वातावरण में ऊँट अत्यधिक उपयुक्त जानवर माना जाता है। इसीलिए इसे मरुस्थलीय वातावरण में, या इसीलिए इसे रेगिस्तान में रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो आई होप आप ये भी बता लोगे, आप ये भी बता लोगे, ये भी बता दोगे। इसमें मैंने आपको 3 तरीके क्वेश्चन बता दिए कि कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड श्रेणी उत्तोलक आप बता लोगे। जड़ मैंने आपको दोनों बता दी, मूसला प्रस्थानिक। वायुमंडल मैंने आपको बताया बढ़ने से क्या हो जाएगा। पॉलीथीन के बहुलक आप 2 बता ही लोगे। दूरदृष्टि दोष और निकट भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। और मरुस्थलीय जहाज और पानी का जहाज, रेगिस्तान का जहाज और मरुस्थलीय वातावरण के लिए उपयुक्त जंतु, 2 तरीके क्वेश्चन इससे बन गए। देखा एक स्लाइड से कितने क्वेश्चंस हो गए। चलो अब आ जाते हैं 2020 के क्वेश्चन पे भैया। 2020 के क्वेश्चन पे विज्ञान का प्रश्न पत्र ही हम लोग सारे करेंगे। चलिएगा भैया, पहला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक बताओ। दाब का मात्रक होता है P = F/A। फॉर्मूला लिखो पहले। F मतलब ये हमारा फोर्स हो गया यानी न्यूटन, और बटे में एरिया हमेशा कैसे निकलता, भुजा गुणे भुजा यानी मीटर स्क्वायर टाइप का। तो नीचे मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली चीज़ ज़रूरत थोड़ी ना है उसमें, हम लोग बना लेंगे क्योंकि इतना तो पढ़ ही चुके हैं, है कि नहीं। लेकिन याद रखिएगा इसका ये MKS मात्रक है। कौन सा, अच्छा बताओ, इसका एक और मात्रक होता है SI मात्रक, वो कौन सा होता है। आई थिंक SI मात्रक इसका पास्कल है, ठीक है, एक बार कंफर्म करिएगा क्या सही मैंने लिखा है। इसका SI मात्रक पास्कल होता है। चलिएगा, कुकिंग गैस जो LPG होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है। बड़े ध्यान से समझना है, इसमें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये 2 तरीके की गैसों से मिलकर LPG बनी होती है। एक तो होती है ब्यूटेन और एक होती है प्रोपेन, लेकिन अधिक मात्रा पूछी गई है तो ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है ना। अगर आप याद रख पाएंगे तो ये बहुत बेटर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि इसमें सबसे अधिक मात्रा भैया किसकी होती है, ब्यूटेन की होती है। जल्दी से बताइए, किसी भी तरीके की कोई समस्या है किसी को भी इस प्रश्न में तो वो बता सकता है। बात समझ में आ गई, हाँ या ना बोलेंगे एकदम बढ़िया भैया, बात समझ में आ गई है, एकदम बेहतरीन तरीके से बात समझ में। चलिएगा आगे करें, अगला प्रश्न करें। अगले नंबर पे आपसे यहाँ बोला गया है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। देखो कई लोग यहाँ पे जल्दबाजी में आर्यभट्ट लगा देते हैं, आर्यभट्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है डॉक्टर विक्रम साराभाई। आंसर क्या होगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये आंसर एकदम इसका सही होगा। अगले नंबर पे आपसे पूछा जाए प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि इनमें से कौन सी है। आप बोलोगे भैया जो पेनिसिलिन होती है डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, तो ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। जो BP के मरीज होते हैं उनके लिए ये होती है, ठीक है ना भाई। बात एकदम समझ में आ गई है, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संचारी रोग कौन सा है। तो संचारी रोग आप इसमें से देखोगे भैया तो जो हैजा है, जो हैजा होता है कालरा, वो आई थिंक जो है संचारी रोग होता है। अगले नंबर पे प्रश्न आपसे पूछा गया फुलरीन किसे कहते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, फुलरीन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिए भाई, ठीक है ना। आप लिखोगे फुलरीन जो होता है वो
कार्बन का क्रिस्टली रूप होता है, किसका रूप होता है? कार्बन का क्रिस्टली रूप होता है, क्रिस्टली रूप होता है। और भैया जरा बताओ, कार्बन के क्रिस्टली रूप में हीरा होता है क्या? भैया हीरा भी होता है, तो आप उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के भैया कितने नियम होते हैं? आप बोलोगे परावर्तन के भैया 2 नियम हमने पढ़े थे। एक तो हमने ये पढ़ा था कि भैया जो ये सरफेस होती है ना, सतह होती है, इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, और ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया। तो पहला तो हमने ये पढ़ा कि जो आपतित किरण होती है, जो आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है, और साथ ही साथ जो अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही सतह पे होते हैं। एक बात तो ये हमने पढ़ी थी, बोलोगे हाँ। हमने कहा दूसरा भैया हमने ये पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है और जो अपवर्तन कोण होता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? सदैव बराबर होते हैं, सदैव समान या बराबर होते हैं। भैया बराबर बात है, कुछ भी आप लिख दो, तो इनका मान भी आपस में बराबर होता है, और साथ ही साथ ये तीनों एक ही सतह पे होते हैं। ये 2 नियम हमने पढ़े हैं परावर्तन के, याद रखेंगे हाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलेंगे भैया, आप बोलोगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से बात समझ में आ जाती है। आपसे पूछा गया जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। देखो, जीवाणु द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के नाम वैसे मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, आप खुद ही लिख सकते हो। आप लिख दो भैया, जैसे हैजा हो गया, ठीक है, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये भी भैया फैल जाता है, ठीक है। आप बोलोगे भैया मधुमेह या क्षय रोग हो गया, सॉरी, ठीक है, टीबी, टाइफाइड और हैजा, 3 लिख दिए, कोई भी आप 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, जो आपको याद रहते हैं। वैसे मेरे हिसाब से हैजा और टाइफाइड याद रखो, ज़्यादा बेटर है। लिखा है किस सिरा में शुद्ध रुधिर पाया जाता है? वैसे तो आपको पता होगा कि भैया धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसमें एक ऐसा सिरा होता है जिसमें शुद्ध भैया बहता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी। पल्मोनरी सिरा जो होता है उसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है, और ये शुद्ध रक्त मेरा हार्ट में जाता है। और पल्मोनरी जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, वो हमारा सीधे कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है, वहाँ पे पंप ऑक्सीजनेटेड होकर के फिर वो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसको हिंदी में भैया फुफ्फुस भी आपको लिखा मिलेगा, कहीं तो कन्फ्यूज मत होना, फुफ्फुस सिरा या फिर पल्मोनरी सिरा जो है वो सेम, दोनों आप लिख सकते हो, कोई भी आपका मन करे। अगले नंबर पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया भैया, क्या देखिएगा, लिखा है कि पौधों में पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है, 2 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, एक तो मूसला जड़ें पाई जाती हैं, और एक भैया अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मूसला और अपस्थानिक जड़ें। तो आई होप ये वाली बात मैंने आपको बता दी, तो आपको समझ में ऑफकोर्स आ गई होगी। आगे अगर हम बात करते हैं, प्रकृति में कठोरतम पदार्थ का नाम बताइए जो पाया जाता है। बोलोगे भैया प्रकृति में सबसे कठोरतम जो है, जो कार्बन का क्रिस्टली रूप होता है, हीरा, ये हार्डेस्ट होता है भैया। कैसा होता है? हार्डेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा कठोरतम यही पाया जाता है। कार्बन का क्रिस्टल रूप कौन सा? हीरा। भैया बात करते हैं हम लोग वर्ष 2021 के पेपर की, जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे, समय बहुत कम है। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने वाले मशीनों में प्रयुक्त होती है? भाई आग बुझानी है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हो सकती है। दिस वन इज़ आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके साथ मैं ये वाला करता चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे करता चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि करने तो हम ही लोगों को हैं सारे, कोई दूसरा तो करेगा नहीं आके ना भाई, बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे करता हूँ, कोई दिक्कत किसी को भी। चलो अगला पूछा है कि सूक्ष्मजीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग को भाई पेचिश के लिए आपसे डायरेक्ट भी पूछता है कि बताओ कौन सा सूक्ष्मजीव है जो पेचिश का कारक होता है। आप बोलोगे भैया एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपसे अति लघु उत्तरी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है ना, अति लघु उत्तरी में भी पूछा जा चुका है भैया, याद रखिएगा। अगला है भैया दाब का एमकेएस मात्रक, अभी हम लोगों ने किया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यही एसआई मात्रक पूछा जाए तो बोलोगे भैया पास्कल। याद तो हम दोनों रखेंगे, जरूरत पड़े ना पड़े उसका फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, याद रखेंगे भैया। बाह्य कर्ण, बाहर का जो कान होता है वो बना होता है, एक ऊतक होता है, कौन सा भैया? वो उपास्थि कंकाल तंत्र का उपास्थि ऊतक से बना होता है, मुलायम भी होता है और मजबूत भी होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं नवीकरणीय संपदा कौन सी है, तो मिट्टी जो है वो नवीकरणीय संपदा है, ठीक है, लिमिटेड वाली है अपनी ये। चलिए अति लघु उत्तरी की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन के
किसी एक क्रिस्टलीय अपर रूप का नाम बताएं और उसकी संरचना बताइए। अब कार्बन का कोई एक क्रिस्टलीय रूप आपको बताना है। आप एक चाहते हो, मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। हीरा हो गया, आप हीरा लिख सकते हो। एक अभी थोड़ी देर पहले आपको याद होगा फुलरीन था। कौन था भैया? फुलरीन थोड़ी देर पहले याद था भैया, एक ग्रेफाइट है, ठीक है। और हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की, लिख दीजिएगा इसको, ठीक है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या प्रभाव परिलक्षित होता है? तो आप बोलोगे भैया सिंपल सा, मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है? मधुमेह हो जाता है, मतलब डायबिटीज़। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है और वायुमंडल में ओजोन स्तर जीवधारियों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा आपको। आप सिंपल सा अगर समझो भैया कि वायुमंडल के चारों तरफ हमसे पूछा जाए कि बताओ जो मतलब वो वायुमंडल का लेवल है, यानी ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो कितनी ऊंचाई तक है, तो आप बोलोगे इसका विस्तार भैया जो है कितनी, कहाँ लिखा था इसमें, ये कितनी हटाओगे, यहाँ पे लिख दोगे भैया विस्तार तो इसका एक्चुअल में देखा जाए तो 10,000 किलोमीटर तक है। कितना है भैया? 10,000 किलोमीटर तक। मजाक में मत लीजिएगा, मैं 10,000 किलोमीटर आपको पूरा भी याद करवा देता हूँ, देखना कैसे। आप बोलोगे भैया बिल्कुल ज़मीन में टिके थे, यहाँ पे हम लोग अपने तल में बैठे थे, हमने यहाँ से देखा, यहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर, कितने किलोमीटर भैया? 13 से 14 किलोमीटर दूर हमने देखा, यहाँ पे एक परत मिलती है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल भैया यहाँ काम क्या होता है? क्षोभ मंडल काम करता है जो मौसम की जानकारियाँ होती हैं ना, मौसम वाली जो जानकारी, वो हमें क्षोभ मंडल से मिल जाती हैं। फिर भैया हम क्षोभ मंडल से और ऊपर उठते हैं। भैया कितने किलोमीटर ऊपर चले जाएं? ज़्यादा नहीं, बस 50 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक और तुमको ऐसे मंडल दिखाई पड़ेगा। भैया ये कौन सा मंडल है? ये वाला हो गया हमारा समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल हो गया, जो हमारा ओजोन परत वाला हो गया। कौन सा हो गया? ओजोन परत वाला। बोला ठीक है भैया, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं। हमने कहा अभी तो कितने हुए हैं, देखो 50 ये हुए हैं और 64 ही तो हुए हैं, अभी हमें जाना 10,000 तक। फिर मैंने कहा फिर भैया ऊपर ऐसे उठे। बोला भैया कितने किलोमीटर? हमने कहा ज़्यादा नहीं, बस 80 किलोमीटर चलो। कहाँ पे? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर भैया यहाँ पे आ गए। भैया ये क्या है? इसे बोला जाता है मध्यमंडल। क्या बोलते हैं भैया? इसे बोला जाता है मध्यमंडल। अच्छा भैया इसका काम क्या होता है? मध्यमंडल का काम ये होता है, कभी कभी आपने सुना होगा यार कि उल्का पिंड आ रहा है। क्या सुना होगा? उल्का पिंड आ रहा है, एस्टेरॉयड आ रहे हैं। तो जब आसमान से उल्का पिंड गिरता है तो इसी वाले मंडल में वो जल के राख हो जाता है, जल के राख हो जाता है। तो आप लिख सकते हो कि एस्टेरॉयड या फिर उल्का पिंड जो होते हैं वो कहाँ जल के राख हो जाते हैं? मध्यमंडल में। बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलोगे ठीक है भैया। फिर हमने कहा भैया कहाँ? हमने कहा और थोड़ा सा चलो भैया, इससे अब कितना चले जाए? हमने कहा ज़्यादा नहीं, बस 400 किलोमीटर और ऊपर चलो। कितने? 400 किलोमीटर। यहाँ पे आ गए। आप बोलोगे भैया ये क्या है? हमने कहा इसे बोलते हैं आयन मंडल। क्या बोलते हैं भाई? इसे बोलते हैं आयन मंडल। बोलोगे भैया आयन मंडल में क्या होता है? हमने कहा जो तुम जो फ़ोन पे हम लोग बात करते हैं ना, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, तो जो वायरलेस वाला ये पूरा काम है ना, ये हमारा सब वहीं फैला हुआ है। फिर तुमने कहा भैया देखो 400 लगभग ये हो गया है और 130, और मतलब ये मानो तुम कि कुल मिला के मेरा 500-600 निपट गया। तो हमने कहा अब इसके बाद से लेकर के पूरा 10,000 किलोमीटर दूरी तक, कहाँ तक? 10,000 किलोमीटर दूरी तक ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको बोला जाता है बहिर्मंडल। क्या बोला जाता है? बहिर्मंडल बोला जाता है। तो आई होप तुम्हें सारी की सारी लेयर्स पता चल गई होंगी कि क्षोभ मंडल भैया मौसम जानकारी देता है, समताप मंडल में ओजोन होती है, मध्य मंडल में उल्का पिंड जलते हैं, आयन मंडल में वायरलेस होता है, और इसके ऊपर जो हमारा ये है कौन सा भैया? आप बोलोगे इसके ऊपर जब हम पहुँचेंगे 10,000 मंडल तक, वहाँ तक हमारा पूरा का पूरा बहिर्मंडल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहिर्मंडल कहलाएगा। आप सोच रहे होगे भैया बहिर्मंडल में तो कुछ बताया नहीं यार। तो देखो जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस होती हैं ना, ये हमारी सब वहीं होती है, हल्की वाली गैसें सब वहीं जाके रुक जाती हैं जाके, ठीक है ना। वो पूरा एरिया इन्हीं का है। अब अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपसे इसने ये भी पूछा है कि समताप मंडल में ओजोन स्तर का जीवधारियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। तो आप लिखोगे ओजोन मेरे भाई जो होता है ना, ये ओजोन परत क्या करती है? वायु जो सूर्य से अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं, यूवी रेज, इन्हें बोलते हैं हिंदी में पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें होती हैं भैया? ये याद रखना, इन्हें बोला जाता है जो पराबैंगनी किरणें होती हैं। तो जो पराबैंगनी किरणें आती हैं इनको ये वायुमंडल में आने से रोक देती है। इनको क्या करती है? ये छान करके इधर भेजती है, छन्नी की तरह काम कर रही है, ठीक है। और इनसे क्या होता है? इनसे भैया बहुत बुरी तरीके से स्किन आपकी जो है स्किन डिजीजेस हो सकते हैं, स्किन कैंसर भी हो सकता है। क्या? त्वचा का जो कैंसर होता है वो भी हमारी अल्ट्रावायलेंट रेज यानी पराबैंगनी किरणों से हो सकता है। तो उसके हमारी क्या करती है? ओजोन जो है हमारी मदद करती है उन किरणों से। आई होप लिख दोगे तुम ये बढ़िया अच्छी तरीके से, ठीक है ना। आगे आपसे पूछा गया थर्मामीटर बनाने के लिए पारा का ही उपयोग क्यों किया गया। देखो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लिखोगे भैया क्योंकि जो पारा होता है ना,
तो आप लिखोगे क्योंकि जो पारा होता है ये कमरे के ताप पर क्या होता है, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है, तरल अवस्था या द्रव अवस्था में होता है, तरल अवस्था या द्रव अवस्था में होता है। इस वजह से हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये कितने डिग्री तक तरल अवस्था में रहता है आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे भैया अगर हम देखें तो ये 37.89, क्योंकि 89 नहीं बोल सकते हैं इसे, 8-9 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 674.11 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या रहता है। आप बोलोगे इतनी समय तक ये तरल अवस्था में रहता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कि अगर भैया इसको 674 से ज़्यादा टेम्परेचर पर कर दें फिर क्या होगा, भैया लिक्विड है ये वेपोरेट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब अगर तुमने इतना पढ़ लिया है पारा और थर्मामीटर का, तो थर्मामीटर और पारे से रिलेटेड एक चीज़ और याद रखो, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जो सामान्य मनुष्य या स्वस्थ मनुष्य है उसके बॉडी का टेम्परेचर कितने कितने डिग्री में रहता है। आप बोलोगे भैया देखो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछोगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। तो इस बात को भी हम याद रख सकते हैं कि सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ेंगे, जैसे कि ये हो गया जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व। कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। उसका रीज़न क्या है भैया, उसका रीज़न ये है, अच्छा सॉरी अभी एक क्वेश्चन रह गया है, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे पाया। अभी एक क्वेश्चन तो ये वाला रहेगा ना, आर्किमिडीज वाला। अभी तो ये वाला तो माँ की, ये मैंने कहाँ करवाया। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज ने एक ऐसा सिद्धांत बताया कि किसी वस्तु को अगर हम द्रव में डुबोते हैं, द्रव में डुबाने पर वह अपने भार के समान जल को विस्थापित कर देती है, अगर हम किसी वस्तु को जल में डुबोएंगे तो वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से उतनी ही चीज़ बाहर गिरा देगी। बात समझ में आ गई कि नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गई, ये तो हम लोग आराम से कर भी लेते हैं। अच्छा ट्राई कैसे कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट चीज़ें हैं सही कि नहीं है। आप एक काम करिएगा, बिल्कुल आप एक ऐसा जैसे मान लो आपने ये बाल्टी ले ली, ठीक है, और इसको एकदम ऊपर तक भरना है, बिल्कुल लेयर ये वाली, और इसमें खाली ग्लास डुबो ऐसे करके, खाली ग्लास, इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, याद रखिएगा। इसको ऊपर से बंद रखिएगा, इसको इसमें डुबो दो बिल्कुल इक्वल लेवल तक, तो बाहर पानी जो फैलेगा उसमें नीचे कुछ रख दो जाके उसमें खट्टा हो जाए। फिर इस वाले जो बाहर ये पानी फैला है, इस पानी को आप इसके अंदर भरोगे ग्लास में, तो एग्जैक्ट ये ग्लास पूरा फुल हो जाएगा, क्योंकि ये अपने द्वारा हटाया गया उतना ही वॉल्यूम नीचे गिरा रहा है जितना इसका खुद का वॉल्यूम है। बात समझ में आ गई। तो आर्किमिडीज ने हमें यही बताया कि अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो अपने भार के बराबर और अपने द्रव्यमान के बराबर, अपने आयतन के बराबर ही जो है वस्तु को बाहर क्या करती है, गिरा देती है। बात समझ में आ गई। तो बाहर जो द्रव गिरेगा वो कितना होगा, वो उस वस्तु के भार के बराबर ही होगा। भार के बराबर नहीं, आप वॉल्यूम के बराबर बोल सकते हो। खाली ग्लास में भार थोड़ी ना देखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जितना भार आ सकता है उतना ही भार नीचे गिरेगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए छोड़ देंगे। बोला कि जनसंचार के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व बताओ। आप लिखोगे भैया बहुत विशेष महत्व है। हम किसी भी तरीके का संसाधन या साधन यूज करते हैं वो किसकी देन है, विज्ञान की देन है। हमारे द्वारा टेलीफोन यूज करना, हमारे द्वारा समाचार पत्र पढ़ना, डाक, ठीक है, डाक, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, जो भी आप लिखोगे सारे के सारे किसके हैं, इसी के हैं। तो आप 4 से 5 महत्व आराम से लिख सकते हो बिना किसी की रोक टोक के। ठीक है ना। 2022 भैया आ जाओ, 2022 का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। एकदम बहुत स्पीड में चल रहे हैं हम लोग ना। चलिएगा देखिएगा भाई, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ये किसने बताया भाई। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, यानी इसी को तो बोलते हैं ग्रेविटी का नियम। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, आइजैक न्यूटन ने। इन्हीं के नाम से हम लोग न्यूटन याद रखते हैं। क्या रखते हैं भैया, इन्हीं के नाम पे हम लोग न्यूटन वाली बातें याद रखते हैं। आई होप ये बात तुमको समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ या ना, जल्दी से एक बार बताएंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुम्हार के चाक की गति जो होती है, कुम्हार का जो चाक चलता है वो कौन सी गति करता है, घूर्णन गति करता है। जो अपने ही अक्ष के परितः घूमता है वो घूर्णन गति होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगला है सामान्यतः जो वृक्ष होता है उसकी लंबाई कितनी होती है। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई 3 मीटर से लेकर 30 मीटर तक होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिंपल सा है। ठीक है,
आगे देखो भैया, यहाँ पे है कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है। जल्दी से बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक तरफ भार है, एक तरफ बल है, बीच में आलम्ब है। आलम्ब की जगह हम ये एक हुक लगा देते हैं, इधर ऐसे करके नीचे से पानी निकाल के लाएंगे, और इधर साइड ये पंप है जिसमें हम ताकत लगा रहे हैं। तो ये किसका फिगर बन रहा है? ये फिगर बन रहा है हैंड पंप का। तो हैंड पंप ये हो गया। जल्दी बताओ, बात एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई, हाँ या ना? बेहतरीन एकदम। हाँ चलो बढ़िया। फिर 5वां नंबर भैया क्वेश्चन देखो क्या है। अवशेषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग कैसे होते हैं? अनावश्यक होते हैं। आगे देख लो भाई, अनावश्यक चीज़ों का क्या करते हैं? परित्याग करते हैं हमारी बॉडी से। अवशोषी नहीं, सॉरी, वो तो उत्सर्जी होते हैं। आगे हम बात करते हैं भैया, अति लघुत्तरी प्रश्न में लिखा है तालाब की अगर एक बूंद पानी की निकाल के सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के बारे में लिखिए। हम लोग भाई 4 क्या 5 लिख देंगे। पूछो कैसे? हमने कहा भैया देखो, तुम्हें कवक दिखेगा, शैवाल दिखेगा, पैरामीशिया दिखेगा, पैरामीशियम दिखेगा, अमीबा दिखेगा, ठीक है, बैक्टीरिया भी दिखेगा। बताओ और क्या चाहिए? बहुत है इतना। 4 पूछे गए, 5 लिख दिए हम लोगों ने। आगे भैया आपसे पूछा गया है कि जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषी क्यों होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एवं वह भोजन बनाने में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन? हरे पौधे। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उससे पूछा जाए कैरामेल क्या होता है। तो कैरामेल तो आप लोगों ने सुना भी होगा, कैंडी वगैरह बनाने में काम आता है या बेकरी के काम में आता है। किसके भैया? बेकरी या फिर कैंडी वगैरह बनाने में काम आता है। कैंडी नहीं होती, टॉफ़ी वगैरह, ये सब बनाने में काम आता है। कैरामेल अगर आपसे पूछा जाता है क्या होता तो आप बोलोगे कैरामेल एक भूरे रंग की चीनी बोल सकते हो। यह चीनी ही जो होती है वो भुनी हुई चीनी होती है। कैसी? भुनी हुई चीनी को कहा जाता है। तो जो शुगर होती है भुनी हुई भूरे रंग की, उसे हम लोग बोलते हैं कैरामेल। ठीक है, याद रहेगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 9वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, जल्दी से बताना कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। जल्दी से बताओ, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप बोलोगे भैया रात में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडल में जो होता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो आप लिखोगे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। बस ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है इसे आपको। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल में समझ लो, अपवर्तन क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो विचलित हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो इसी तरीके भैया वायुमंडल में लेयर से होते हुए ऐसे प्रकाश आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट आया, तो हमारी आंखों में ये ऐसा लगा कि टिमटिमा रहा है, जबकि वो इतनी लेयर चीर के आ रहा है, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला देखो भैया 10वां नंबर, बोला जा रहा है कि ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अवशोषक में आपको मैं बता दूं, अवशोषक एक्चुअल में किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो आप अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, आप लिखोगे सिनेमा हॉल की जो दीवारें होती हैं, कभी ध्यान से देखना, दीवारों में छिद्र बनाकर, क्या करके? छिद्र बनाकर तथा खुरदरी रखकर। कई बार आप सोचोगे कि यार सिनेमा हॉल पूरा इतना तगड़ा बना हुआ है, लेकिन जब हम लोग अंदर जाएंगे तो पता चला पूरा ब्लैक रंग का पुता हुआ है अंदर दीवारों में, और जो है उसमें छेद भी बने हैं। तो हमें लगता है कि यार बढ़िया इसको करा देते, लेकिन अगर उनको चिकना करा देंगे तो फिर उसमें प्रतिध्वनि और गूंज वगैरह आने लगेगी, इको बनेगा, तो फिर आपको वॉइस क्लियर नहीं सुनाई पड़ेगी। इस वजह से दीवारों को खुरदरा रखा जाता है, क्योंकि बड़ा हॉल होता है और उसमें छेद बना दिए जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अवशोषक होते हैं वो। प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? देखो, मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से अगर इसको समझाऊं तो आप कोशिश करिएगा कि आपको समझ में आए। पहले नंबर पे बात करेंगे प्रतिध्वनि की, और सेकंड नंबर पे बात करेंगे गूंज की। तो भैया बताओ जरा, प्रतिध्वनि जो है वो क्या होती है? आप बोलोगे जब भी हम कुछ हमारे बोलने पर इसको अपने तरफ से लिखो, हमारे बोलने पर, यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, ध्वनि परावर्तित होकर
एक बार वापस सुनाई देने की प्रक्रिया को प्रतिध्वनि कहते हैं। उदाहरण में आप लिखोगे किसी पहाड़ पे या चोटी पे खड़े होकर चिल्लाना, तो हमें कायनात की आवाज़ आती है, ठीक है ना, कि कायनात आपका साथ दोगे तो कायनात भी आपका साथ देगी, वो वाला सिचुएशन है। लेकिन गूंज में क्या होता है, गूंज किसी खाली कमरे में, इसमें लिखोगे किसी खाली कमरे में एक बार बोलने पर आवाज़ बार बार परावर्तित होती है। बस यही यहाँ पे देखो एक दिक्कत है, यहाँ पे एक बार आवाज़ वापस आई परावर्तित होके, यहाँ पर आवाज़ जो गूंज में है वो बार बार परावर्तित होके वापस आएगी। कैसी आएगी, बार बार परावर्तित होके वापस आएगी, तो वो गूंज हो जाएगी। और अगर एक बार परावर्तित होके आएगी तो फिर वो प्रतिध्वनि हो जाएगी। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम बातें लगती हैं, वापस अपनी आवाज़ आएगी, लेकिन ये एक बार आएगी, ये बार बार आएगी। ये बड़े एरिया में चोटी पे खड़े होकर चिल्लाओगे तो बैक आएगी, और यहाँ गूंज का एक खाली कमरे में बोलोगे तो आप खुद ही ट्राई कर सकते हो, बाथरूम में गा के देखो गाना, ठीक है। आज तो जल्दी से 2023 के पेपर में आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ 1 घंटे के अंदर मैं आपको सारे पेपर्स करवा दूँ, लेकिन ऐसा कोशिश मेरी जो है वो लग रही है कि पूर्ण हो जाएगी, जिस हिसाब से मैं पूरी जान लगा के बैठा हूँ। चलो भाई 2023 का पेपर बताओ। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है? 2016 का पहला क्वेश्चन भी यही था, 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि एसिटिलीन का सूत्र जो है वो क्या है, वो C2H2 है। क्या है? C2H2 है। फार्मूला अगर पूछा जाए आपसे तो ये एल्काइन का होगा। किसका होगा? एल्काइन का होगा। फार्मूला क्या बनता है? CnH2n-2, CnH2n-2, n की जगह 2 रखोगे, ये वाला आ जाएगा निकल के। चलो अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के लिए। देखो ये वाला क्वेश्चन भी भैया हम लोग पढ़ चुके हैं, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। उत्तल का प्रयोग हम लोग दूरदृष्टि दोष के लिए करते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए करते हैं। आगे अगर हम बात करें, लेंस ही पूछा है ना, हाँ ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है कि समुद्री तल पर दाब मापी से पारी की ऊंचाई कितनी होती है? 76 सेंटीमीटर होती है। ये क्वेश्चन भी 2017 के एक पेपर में आया था। 2 पेपर थे 2017 के, उसमें किसी एक में आया था ये, आई थिंक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। तो देखो पर्णाधार होता है, पर्णवृंत होता है और पर्णफलक होता है, परसंधियाँ नहीं होती, परसंधियाँ नहीं होती। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप कौन सा है? अक्रिस्टलीय पूछा है, देखो ये है लैम्प ब्लैक, ठीक है। बाकी मैं आपको ये सारे करवा चुका हूँ, ये वाले तीनों, ये सारे तीनों हमारे जो होते हैं वो क्रिस्टलीय रूप होते हैं। कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय रूप होते हैं। तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय रूप भी 3 बार क्वेश्चन में पूछ चुका है आपसे। एक बार हीरा के लिए पूछा, एक बार फ्लोरीन के लिए पूछा था, और ग्रेफाइट के लिए मैंने आपको अपनी तरफ से बता दिया है। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, अति लघुत्तरी जल्दी जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ऊष्मा संचरण है उसकी 3 विधियां जो हैं वो कौन कौन सी 3 विधियां हैं, उनके नाम आप जल्दी से बता दो। आप बोलोगे भैया इनकी 3 विधियां हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। एक तो हमने पढ़ रखी है संचलन, एक हमने पढ़ रखी है संवहन, और एक हमने पढ़ रखी है विकिरण। तो ऊष्मा संरक्षण की 3 विधियां निम्नलिखित हैं, लिख के तीनों आपको लिख देनी है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया ऊँट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। 8वां क्वेश्चन है खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। खाने का सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3। और भैया अगर आपसे पूछा जाता है धावन सोडा क्या होता है तो बोलोगे Na2CO3। Na2 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम आपसे नहीं पूछा गया है बट आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, और इसका रखा जाता है नाम सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब याद रखिएगा कहीं कहीं पे, मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरीके का मिलेगा Na2CO3, क्योंकि क्रिस्टलाइड होता है .10H2O, तो इसका नाम हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और आगे लग जाएगा डेकाहाइड्रेट। तो आप दोनों में जो चाहना वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये वाला दे रखा है, वैसे रियल में ये वाला होता है। क्लास 10th में आपको ये वाला पढ़ने के लिए मिल जाएगा। चलिए फिलहाल हम लोग बात करते हैं 9 नंबर पे, मछली और तिलचट्टे के श्वसन अंगों के बारे में बताना है। तो भैया मछली जो होती है वो गलफड़े से सांस लेती है। कहाँ से लेती है?
गलफड़े से सांस लेती है, तथा जो तिलचट्टा होता है जिसको हम लोग कॉकरोच आई थिंक बोलते हैं, उसी की बात होती है। ये जो इसकी बोलते हैं निसर्ग नलिकाएं होती हैं, ठीक है, या त्वचा में इसके छिद्र होते हैं उनके द्वारा लेता है। इसके त्वचा में छिद्र या नलिकाएं होती हैं जिनके द्वारा ये सांस लेता है। आप सिंपल सा ऐसे याद रखो, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसके त्वचा में जो होते हैं उनको बोला जाता है श्वास रंध्र। क्या बोलते हैं? श्वास रंध्र होते हैं इसकी त्वचा में, उनके द्वारा ये सांस लेता है। निसर्ग नलिकाएं बोलता है कोई कोई से, तो आप निसर्ग नलिकाएं याद रखो, वो भी ठीक है। अब से 10वां क्वेश्चन पूछा जाए, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? अच्छा देखो, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। आप बोलोगे क्योंकि भैया पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम वह किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा मदद करता है। अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक मदद करता है भैया। क्या करता है? सबसे अधिक मदद करता है। मेरी राइटिंग यार थोड़ी सी गंदी, मेरी बातों को सुनो, आपको आई होप सबको समझ में आएगा। मैं स्पीड में करवाना चाहता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और इससे जो है फ़ायदा भी रहेगा। तो सबसे अधिक मदद करता है उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, और यह कई राष्ट्रों में, आप लिखोगे ये कई राष्ट्रों में सोने से अधिक महंगा है भाई। सोने से महंगा नहीं, सोने से अधिक कीमती लिखोगे। महंगा वाला सेंस नहीं है, ज़रूरत इसकी ज़्यादा है, कीमती है, ठीक है, कीमती है। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? इसलिए इसे द्रव सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव सोना कहा जाता है, मतलब सोने का पिघला हुआ रूप इसे कहा जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 11वां क्वेश्चन है, क्या अनुप्रस्थ तरंगों के दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? आप लिखोगे भैया इसे कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य जो होती है इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ती है आप लगाओगे भैया। जो तरंग दैर्घ्य होती है, एक्चुअल में जो वेग होता है, वेलोसिटी, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको लगा सकते हो। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन तुम्हें पता तो है कि किसी का कुछ भरोसा नहीं, कब क्या दे दे, कब क्या पूछ ले। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा n × लैम्डा, वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। चलो, पूछा गया है कि कुकिंग खाना गैस की प्रकृति कौन सा है? सन 2024 का पेपर है, ठीक है। सन 2024 आई थिंक हम लोगों का लास्ट पेपर होना चाहिए था, सन 2024 ना। इसके बाद भी कोई पेपर हुआ था? इसके बाद तो नहीं हुआ है। तो कुकिंग खाना पकाने की जो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलोगे भैया एलपीजी तो होती है जो हम लोगों घर में खाना बनाने वाली गैस है। तो आपको याद भी होगा कि उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी है? ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बनी थी। 2016 का क्वेश्चन रिपीट है, 2016 में सेम क्वेश्चन आया है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि मुझे याद है, मैंने आपको बता दिया। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसका आंसर होगा ठोस में, ठीक है, ठोस में सबसे अधिक होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक जो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन है? एडिशन नहीं है, मैडम क्यूरी नहीं है, गैलीलियो नहीं है, केवल और केवल कौन है? सीवी रमन है। अगर आपसे पूछा जाता है भैया कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पूछा जाए आपसे कि नागफनी का पौधा जो होता है, नागफनी का पौधा कौन सा है? बोलोगे भैया मरुस्थली पौधा है। नागफनी के ऊपर का जो है पत्ता चौड़ा इसीलिए होता है, तने चौड़े होते हैं ताकि इसमें जल को संचित करके रखा जा सके, ठीक है ना। आगे भैया अगर हम बात करें तो ध्वनि की आवृत्ति किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओगे। आप बोलोगे भैया देखो हम सिंपल सा लिखेंगे कि प्रति सेकंड, क्या लिखेंगे? प्रति सेकंड जो कंपन की संख्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले कंपन की जो संख्या है उसी को हम आवृत्ति बोलते हैं। प्रति सेकंड जो कंपन होते हैं उन्हीं को हम आवृत्ति बोलते हैं। एक सेकंड में जितने कंपन होंगे वही उसकी आवृत्ति होगी, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेटोपिया का स्पष्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपके लघु उत्तरी का है, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन लघु उत्तरी का था और इस क्वेश्चन को 2024 में भाई इन्होंने दे दिया है अति लघु उत्तरी में। बड़ा सोचने वाली बात थी ये, ठीक है। तो इसमें होता कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से मैं आपको ये समझा दूंगा। कोई वस्तु यहाँ से आदमी खड़ा होकर दूर की वस्तु देखे, कहाँ की वस्तु? दूर की वस्तु, तो किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु आसानी से देख नहीं पाता है। ऐसा कुछ कर दे क्या है भैया? ये गलत हो रहा है,
ये जो है गलत हो रहा है, क्योंकि वो हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं होगा, दूर की वस्तु नहीं कर देख पाएगा। तो इसमें कोई वस्तु दूर की वस्तु तो देख लेता है, ऐसा होगा। इसमें कोई व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तु तो देख लेता है, वस्तु को देख लेता है, लेकिन वो यहाँ खड़े होकर पास की वस्तु जो होती है, पास की वस्तु, वो उसको धुंधली दिखाई पड़ती हैं। कैसी दिखाई पड़ती हैं भैया? धुंधली दिखाई पड़ती हैं। इसमें बोलोगे भैया, इसमें किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई पड़ती हैं। इस स्थिति को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इस स्थिति को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। जल्दी से बताओ। और अब देखो, इससे रिलेटेड और लिख सकते हो, अगर यही उत्तर आपका दीर्घ में आ जाए, सॉरी लघु में आ जाए। किस में आ जाए भैया? आप बोलोगे अगर यही उत्तर हमारा लघु उत्तरी में आ जाएगा तो ये वाली लाइनें तो हम लिखेंगे, लेकिन इतने से तो काम बनेगा नहीं, थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि भैया इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना से दूर जाके बनता है। कहाँ पे बनता है भैया? रेटिना से दूर जाकर बनता है, दूर जाकर बनता है। याद रखोगे। क्या लिखोगे भैया अगर कोई पूछता है कि हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या है? आप बोलोगे हाइपरमेट्रोपिया भैया एक तरीके की बीमारी है जिसमें वस्तु को, जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं उसे धुंधली दिखाई पड़ती हैं, और इसमें इसके वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से दूर जाकर बनता है। बढ़िया याद हो गया? हाँ या ना? जल्दी से एक बार बोलेंगे। आप बोलोगे बढ़िया तरीके से याद हो गया भैया, समझ में बात एकदम आ गई। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि बताओ इसके निवारण के लिए जो लेंस यूज होगा, कौन सा यूज होगा? क्योंकि अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है। निकट के लिए हम लोग कौन सा यूज करते थे? अवतल का। दूर के लिए कौन सा यूज करते थे? उत्तल का। तो यहाँ पे बताओ हमें निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है? पास की चीज़ें धुंधली दिख रही हैं तो दूर दृष्टि दोष होगा कि निकट? अब ये तुम्ही को बताना है, क्योंकि ये मैंने तुम्हें इतनी बार भी क्लियर करवाया है, तो समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं भैया, रफ करते हैं और देन हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना पीछे जाकर रोक के लिख लीजिएगा। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और याद ही हो जाएगा, आपको नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलो भाई, इसी तरीके से मैथ का अगर आप सेशन चाहते हो तो मैथ का एक पेपर मैं रोज़ करवा सकता हूँ। मैं 3 दिन के अंदर आपके सारे पेपर करवा दूंगा, 2016 से लेकर 2024 तक के। 3 दिन में करवा दूंगा मैं, सुबह और शाम एक शिफ्ट अगर करा देता हूँ तो। ये हो गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हटा दो सबसे पहले तो। काजीरंगा कहाँ पे है भैया? असम में है। और उसके बाद लिखा है कि यह किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो लिखोगे भैया यह किस हटा करके यहाँ लिखोगे एक सींग वाले गेंडे के लिए पसंद है। एक सींग वाले गेंडे के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा पूरे के पूरे भैया भारत में जो 2/3 है ना भैया, 2/3 गेंडे वो यहीं पे हैं। मतलब 66% गेंडे जो हैं वो कहाँ पे हैं? काजीरंगा के अंदर ही हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, 9 नंबर दिया गया है कि मधुमेह रोगी के किन्हीं 4 लक्षणों के आप उल्लेख कीजिए। भाई देखो, आप 4 नहीं, आप इसके 5-6 लिख सकते हो। देखो, नंबर 1 पे आप लिख सकते हो कि इसमें कमजोरी रहती है। क्या रहती है? कमजोरी रहती है। आप ऐसे नहीं लिखोगे सिर्फ कमजोरी, आप लिखोगे इसमें जो रोगी होते हैं उसके शरीर में थकान एवं कमजोरी रहती है। कहाँ पे रहती है? शरीर में थकान व कमजोरी रहती है। आप ऐसे लिख सकते हो, शरीर में थकान और कमजोरी। दूसरे नंबर पे इसमें रोगी का जो होता है मुंह बहुत सूखता है, मुंह बहुत सूखता है। तीसरे में लिख सकते हो प्यास बार बार लगती है, प्यास बार बार लगती है। और भैया चौथे में लिख सकते हो कि हल्के होने बार बार जाते हैं। हल्के होने आप नहीं लिखोगे फिलहाल, आपको लिखना है बार बार पेशाब जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बार बार पेशाब जाते हैं, पेशाब जाने की समस्या होती है, जाने की समस्या। उसके बाद भैया आप देखना किसी लोगों को अगर डायबिटीज़ है तो आप उनसे पूछेगा, उनकी एक दिक्कत और होती है, हाथ पैर में सुन्नता, हाथ पैर में सुन्नता हो जाती है। उनके हाथ पैर, उनके मतलब ऐसे थोड़ी देर बैठे हैं उनके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, तो ये वाली दिक्कत भी होती है। तो मैंने आपको 5 लिख के दे दिए हैं, आप 5 में से जो चाहना कोई 4 याद कर लेना तो आपको याद हो जाएंगे। मैं इससे ज़्यादा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है इसमें। आगे भैया देखिएगा, इनका वजन तेज़ी से घटेगा। आपको पता है भैया डायबिटीज़ में सूखता है शरीर फिर एकदम से। भैया अगर हम बात करते हैं कि खनिज क्या है, क्या बात करते हैं? खनिज क्या है, जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे भैया प्राकृतिक या प्रकृति के उत्खनन से। आप लिखोगे प्राकृतिक
क्या लिखोगे, प्राकृतिक पदार्थ, वह प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि में उत्खनन से सीधा प्राप्त हो, उसे हम लोग खनिज कहते हैं, जिसमें अभ्रक की मात्रा होती है, और उसी अभ्रक को फिर हम लोग जब निकालते हैं तो भैया अयस्क कहते हैं। ये आपको शायद मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, क्योंकि उसमें मेटलर्जी अगर आपने पढ़ा था धातुकर्म, तो मैंने आपको उसमें सब कुछ बता रखा था, ठीक है, पीछे एक क्लास में करवा चुका हूँ, क्लास 10th वाले सेक्शन में। तो ये सारी बातें तो सिंपल हैं। खनिज आप लिख दोगे, आप लिखोगे भैया खनिज वह प्राकृतिक पदार्थ है जो भूमि के उत्खनन से सीधा प्राप्त होते हैं, और इसमें अगर अभ्रक की मात्रा होती है, अगर इसमें अब जो है क्या बोलते हैं धातु होती है, तो हम उसी को अयस्क बोलते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं, उसमें भर्जन करते हैं, और ठीक है गलन करते हैं, प्रगलन, ये सब बाकी की बातें हैं, आपके सिलेबस में है नहीं। तो हमें सिर्फ खनिज में इतना ही लिखना है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जो भूमि से सीधा उत्खनन करने से प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला भैया देखो जरा, क्या आपसे बोला गया कि एथेन और एसिटिलीन का सूत्र बताओ। क्या पूछा गया, एथेन और एसिटिलीन। भैया ईथेन को जब आप लिखोगे तो आपको दिखेगा ईथेन एल्केन, ईथेन एल्केन, एल्केन ईथेन, एल्केन ईथेन मिलेगा। आप बोलोगे ठीक है भैया, लेकिन एक दिक्कत और भी तो है। पूछोगे क्या, कहोगे भैया एल्केन का हमने तो फॉर्मूला सीधा सा पढ़ रखा है ना। भैया हम लोगों ने सीधा सा क्या पढ़ रखा है, फॉर्मूला पढ़ रखा है। एक सेकंड रुकिएगा, समझिए भाई, हम लोगों ने भैया सीधा सा एल्केन का फॉर्मूला पढ़ रखा है। एल्केन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, CnH2n+2। और बोलोगे भैया हमने एसिटिलीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। हमें यहाँ पे निकालना है एसिटिलीन और एथेन, तो हमें n बराबर 2 रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 + 2, तो C2H कितने, 2 दूनी 4 और 2 6, तो C2H6 किसका फार्मूला हो गया, ईथेन का, किसका हो गया। और एसिटिलीन का कितना हो जाएगा, C2H 2 दूनी 4 और -2, तो C2H2, ये किसका हो गया, एसिटिलीन का। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो एसिटिलीन का आपको देखो, आपको ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए फार्मूले लिखे हैं। आप डायरेक्ट याद रखो, आपको इतनी ज़रूरत है नहीं वैसे अभी, पर मेरा वो रहता है ना थोड़ा सा, वो एक चुल्ल नहीं होती है कि ये भी बता दो ये भी बता दो। तो ईथेन का फार्मूला सीधा सा है C2H6, ये ईथेन का है, और C2H2 ये हमारा एसिटिलीन का है। बस आपको ये लिखना, नाम लिखना है, फार्मूला लिखना, नाम लिखना, फार्मूला लिखना, ठीक है, ख़त्म बात। अब भैया देखो यहाँ पे मैं आपको करवाने वाला हूँ 2017 का वो वाला पेपर, जो पेपर कैंसिल हो गया था बाद में, फर्स्ट पेपर जो हुआ था। मैंने इसको लिखा है, मैंने किस तरीके से इसको अरेंज किया है भैया। कार्बन का आपसे अक्रिस्टली रूप पूछा गया है। अक्रिस्टली रूप आपको पता है भैया, यहाँ पे हो जाएगा शुगर चारकोल, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा एक और क्रिस्टली रूप था, कौन सा था, लैंप ब्लैक। ये हम लोगों ने कर रखा है 2020 से या 21 के पेपर में शायद, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो। ये हो गया हम लोगों का। भैया इसको ज़रा देखो, अनुप्रस्थ तरंगों के 2, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, अनुप्रस्थ तरंगों के 2 श्रव्यों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में देखो पूछा गया बाद में, और पहले ये MCQ में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर जो है उसमें ताप मापने का विभाजन स्केल कितना होता है। आप बोलोगे जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसमें 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कि 32 से लेकर कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 95 से लेकर 110 होता है, बात खत्म। अब इससे ज़्यादा आपको बार बार ऑप्शंस नहीं देखने हैं। पेचिस नामक रोग के लिए उत्तरदायी प्रतिजीवी कौन सा है, मैंने आपको ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ, एंटीमीबा एस्ट्रोलेट का। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लगभग 3 बार रिपीट हुआ है, चाहे अति लघुत्तरी में मान लो, चाहे अपना जो है बहुविकल्पी में मान लो, ऐसे करके 3 बार रिपीट हुआ है। अगर बोल रहा है वस्तु पानी में डुबोने पर उत्प्लावन बल क्या होगा, अगर उत्प्लावन बल जो है वस्तु के भार के बराबर लगता है तो वस्तु उसके सतह पर ही तैरेगी, डूबेगी भी नहीं और अंदर भी नहीं जाएगी, सतह पर ही तैरेगी। तो इसका आंसर नंबर 2 हो जाएगा, वस्तु सतह पर तैरेगी। तो इसी के साथ में
हो गया है हम लोगों का काम ख़त्म। यहाँ पे 1 घंटे से मैं अंदर मैंने क्लास करवा दी, 1 घंटा करेक्ट मैंने आपको पूरा लिया है, ठीक है। 1 घंटे में हम लोगों ने 2017 का पेपर किया है, 18 का किया है, 19 का किया है, 20 का किया है, 21, 22, 23, 24 इतने हम लोगों ने पेपर कर लिए हैं, ठीक है। यानी साइंस का काम हम लोगों ने कर दिया है ख़त्म। अब मैं आपको अगर चाहो तो मैं आपको मैथ का रोज़ एक सेशन करवा सकता हूँ। मैथ का सेशन आने का आपका तरीका कुछ ये रहेगा कि एक सेशन आपका 10 बजे सुबह आ जाएगा। एक सेशन में 10 बजे सुबह एक पेपर मैं करवा दूंगा और एक पेपर हम लोग कर लिया करेंगे 8 बजे रात में, 8 बजे रात में। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो भैया देखो 2018 से हम लोग करते हैं, ठीक है। 2018 से आप चाहो तो 16, 17 ले लो, चाहो तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18 करेंगे तो 2018, 19 एक दिन में हो जाएगा, 2020, 2021 एक दिन में हो जाएगा, 2022, 2023 एक दिन में हो जाएगा, 2024 का एक दिन में हो जाएगा। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर हम लोग तब भी कर लेंगे अगर हम 2018 से लेकर के 2024 तक करते हैं, ठीक है। यार 6 तो हो रहे हैं, 7 कैसे हो गए इसमें? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ ठीक है, इसको भी तो ऐड करेंगे, 20 से घटा के इसको भी तो ऐड करेंगे। 6 अंतर बीच का और 1 पेपर ये, ठीक है, 7 पेपर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहना तो ये 7 पेपर मैं आपको करवा दूंगा, कोई समस्या मुझे इसमें नहीं है, पर आपका एक बेहतरीन सपोर्ट चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।